हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो और आपको वहाँ पे जो एरिया मिलता है वो मिलता है बोरोइंग। इट इंक्लूड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोथ। तो उसकी हम प्रैक्टिकली चेकिंग कैसे करेंगे? वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए ऐसे प्रैक्टिकल इंसाइटफुल वीडियोस लाने के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखो, बोरिंग्स जब हम अपना बैलेंस शीट को देखते हैं तो हम बोरिंग्स देखते हैं तो हमें लाइबिलिटी साइड पे दिख रही होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के अंदर फ़र्क क्या होता है? जो हमें रीपेमेंट करनी होती है विद इन अ ईयर, वो सारा पोर्शन जो होता है वो आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर। और जो हमें पेमेंट रीपेमेंट करनी है 1 साल के बाद, वो सारा का सारा हमारा आ जाता है लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। तो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे सपोज करो एक कंपनी का लोन चल रहा है। अब वो लोन हो सकता है 4 साल के लिए हो, 5 साल के लिए हो, कितने भी साल के लिए हो। तो जब उसका जो हमें रीपेमेंट शेड्यूल मिलता है तो उसमें जो फर्स्ट जो 12 मंथ्स के अंदर, जो कमिंग 12 मंथ्स के अंदर जो पेमेंट आ रही है वो दिखती है शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर। और बाकी जो सारी पेमेंट होती है वो दिख रही होती है कि वो लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आती है। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर और क्या आ सकता है? जो लोन रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है, या कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ लिए रखी है, बैंक ओडीज लिए हुए, वो सारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आ जाते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे क्लाइंट से ट्रायल लेंगे। ट्रायल के अंदर हम देखेंगे कि अच्छा बोरिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है, बिकॉज जब आप ट्रायल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा कितने टाइप्स के लोन चल रहे हैं। तो लोन आपको पता चल गया कौन कौन से लोन चल रहे हैं। अब आप हो सकता है कुछ लोन ड्यूरिंग द ईयर नए भी लिए हो, और कुछ लोन ऐसा हो सकता है उसमें से रीपे हो गए हो इस साल, और कुछ हो सकता है जो पहले भी थे और अभी भी चल रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक मूवमेंट देखोगे कि एक मूवमेंट बनाओगे, ओपनिंग, फिर एडिशन, डिलीशन एंड क्लोजिंग, ताकि आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि मेरे एग्जिस्टिंग लोन्स कौन से हैं, मेरे न्यू लोन कौन से हैं, और कौन से लोन हैं जिनकी रीपेमेंट हो चुकी है। अब ये हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो भी न्यू लोन्स होंगे हमें उनके लिए चाहिए होगा क्लाइंट से उसके डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या क्या ले सकते हैं? हमें मिलेगा लोन का सैंक्शन लेटर, लोन का एग्रीमेंट, बोर्ड मिनट्स भी मिलेंगे जहाँ पे वो लोन के बारे में कुछ मीटिंग्स में बात हुई होगी कि हम इतने का लोन ले रहे हैं। तो मिनट्स हो गया, लोन के एग्रीमेंट्स हो गए, सैंक्शन लेटर हो गए, और भी जो इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप उन लोन्स को पढ़े, उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, और वहाँ से आपने क्या क्या देखना है? मेजरली सैंक्शन अमाउंट कितना आ रहा है, टेन्योर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसके अगेंस्ट कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी क्या है, वो लोन सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, और उसके अगेंस्ट कोवेनेंट क्या क्या है। कोवेनेंट बेसिकली जैसे कुछ रेशोज होती है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो, या डेट इक्विटी रेशो। तो ये कोवेनेंट होती है कि अगर वो लोन सपोज लॉन्ग टर्म था और ये कोवेनेंट थी कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो सपोज फॉर एग्जाम्पल 3:1 होनी चाहिए, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ये कोवेनेंट आपकी ब्रीच होती है तो उस ब्रीच के केस में क्या होगा? क्या वो लोन रिपेबल ऑन डिमांड बन जाएगा, या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? तो बेसिकली हमको जब भी हम एग्रीमेंट देखेंगे तो हमारे को ये 4-5 चीज़ें ज़रूर कंफर्म करनी है। लोन का सैंक्शन अमाउंट, लोन का टेन्योर, और उसके अंदर और ये कोवेनेंट क्या क्या है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा है, और कोलेक्ट्रल कैसे है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। और बाकी उसके अंदर जैसे लोन की प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर आप इन सारी चीज़ों को, और इसके साथ आपको मिलेगा लोन का शेड्यूल। आप लोन के शेड्यूल से मैच करोगे कि जो क्लाइंट ने आपको लोन का शेड्यूल दिया वो फाइनेंशियल से मैच कर रहा है या नहीं। अब लोन शेड्यूल में लोन की क्लोज मतलब वैल्यू आ रही होगी ना, जैसे अगर हम 31 मार्च 2025 को है तो एज ऑन 31 मार्च 2025 लोन कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया है।
वो आ रहा होगा, तो वो आप अपने फाइनेंशियल से मैच करेंगे। फिर आप उसका क्लासिफिकेशन मैच करेंगे कि अभी तो लोन को पे होने में 3-4 साल बाकी है, तो जो मेरे पहले जो 31 मार्च 2025 को मेरा क्लोजिंग डेट है, तो 31 मार्च 2026 तक का जो अमाउंट है मेरा, जो भी रीपेमेंट हो रही है वो सारी मेरी चले जाएगी शॉर्ट टर्म बोरिंग के अंदर, और बाकी जो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो मेरा चला जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। ठीक है, तो अब हमने लोन का शेड्यूल चेक कर लिया। इसके बाद हम लोग कन्फर्मेशंस भी लेंगे। जिन जिन पार्टी से हमने लोन्स लिए, चाहे वो हमने रिलेटेड पार्टी से लिया हो, बैंक से लिया हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, हम उन सबको कन्फर्मेशन भेजेंगे और वहाँ से लोन के बैलेंस को हम लोग कन्फर्म करेंगे कि वो बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके इसके अलावा हम अब देखो, जब लोन है तो लोन के साथ और क्या चीज़ें हमारी हिट होगी। लोन आता है हमारा लाइबिलिटी में, अब इसके साथ और कौन से अकाउंट्स हिट होंगे, तो सबसे पहले अकाउंट एक हिट होगा इंटरेस्ट, बेसिकली हमारी फाइनेंस कॉस्ट जो P&L के अंदर आएगा, क्योंकि जितना मेरा लोन है उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है या कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है या कोई और भी चीज़ चार्ज हो रही है, तो वो सारा का सारा जो अमाउंट है वो मेरा किस में जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। तो लोन से मेरी फाइनेंस कॉस्ट भी चेक होगी, और जो मेरा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि इंटरेस्ट की भी पेमेंट हो रही होगी, लेकिन जो क्लोजिंग जो लास्ट मंथ का इंटरेस्ट होगा वो आउटस्टैंडिंग में होगा, क्योंकि हो सकता है उसकी डेट 31 मार्च हो या उसकी डेट बाद में हो, मार्च में होगा तो पे हो गया होगा तो वो आउटस्टैंडिंग में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाकी जो अभी नहीं है एक्रूड इंटरेस्ट होगा वो मेरा लाइबिलिटी साइड में। तो जब मैं लोन की चेकिंग करती हूँ तो उसके साथ साथ मैं 3 चेकिंग चेक करती हूँ। बैलेंस शीट के अंदर 2 जगह हम चेकिंग करते हैं, एक तो हमारा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग, और साथ में एक और लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटीज़ में हमारा आ जाता है इंटरेस्ट एक्रूड, और प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा हिट करता है फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो वो चीज़ हम वहाँ से वेरीफाई करते हैं। अब लोन किस किस तरीके के हो सकते हैं, वर्किंग कैपिटल हो सकते हैं, ठीक है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई लॉन्ग टर्म लोन्स हो सकता है, रिलेटेड पार्टी से लोन्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, और उसके अंदर भी लोन हमारी जो लोकल करेंसी, जैसे अभी हम INR में सारा डील कर रहे हैं तो INR में हो सकते हैं, और लोन हमारे फॉरेन करेंसी के अंदर भी हो सकते हैं। तो जब हमारा लोन फॉरेन करेंसी के अंदर होगा तो उस केस में हमारे को, जब हम वैल्यू करेंगे 31 मार्च को उस लोन की, तो हमारे पास एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस भी आ सकता है, तो हम लोग उस चीज़ की भी चेकिंग करेंगे। अब देखो, हमने लोन तो चेक कर लिया, कहाँ से हमने जो भी हमारे को सैंक्शन लेटर वगैरह मिला वहाँ से चेक हो गया, उसके बाद हमने कन्फर्मेशन से चेक कर लिया और लोन शेड्यूल से चेक कर लिया। अब जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट के लिए हम लोग रिकैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कि एज पर आर रिकैलकुलेशन इंटरेस्ट की वैल्यू क्या बननी चाहिए थी, फिर हम उसको मैच करेंगे लोन शेड्यूल से और क्लाइंट की वर्किंग से, और फिर हम मैच करेंगे कि क्या जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाएगी कि जब हम इंटरेस्ट कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारे को चाहिए होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आप लोन के डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे ना, तो ऐसा हो सकता है कि उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो वो ऐसा लिखा हो लाइबर प्लस 4%, या कुछ ऐसे रेट लिखा हुआ हो, या ऐसा बोल रहा हो कि रेट क्वार्टरली बेसिस पे चेंज होंगी। तो उस केस में आप लोग क्लाइंट से रेट चेंज का डॉक्यूमेंट ज़रूर लेंगे कि अच्छा, ये जो रेट मेरा चेंज हो रहा है, आप मुझे बताओ कि आपको कहाँ से पता चला कि इस दिन से रेट ये था, और इस बेसिस पे आपने जो रेट इंटरेस्ट है, आपकी इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो चेंज हुआ होगा ना क्वार्टरली बेसिस पे। तो हमने इंटरेस्ट की भी बात कर ली, और जब आप ऐसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको पेमेंट डिटेल भी वहाँ से मिलेगी कि भाई इतना इंटरेस्ट था, इसमें से इतना पे हो चुका है, और बाकी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो आपका लाइबिलिटी साइड में आ रहा होगा। आप बैंक से जो डिसबर्समेंट होगी, डिसबर्समेंट मीन्स जो बैंक से जब हमें लोन मिला होगा, कई बार क्या होता है कि हमें जो लोन का पैसा मिलता है वो एक बार में नहीं मिलता, वो ट्रांचेस में मिलता है। मतलब जैसे कुछ कंडीशंस होती है कि ठीक है, अगर जैसे सपोज करो आपने किसी वर्किंग कैपिटल किसी कैपिटल चीज़ को बनाने के लिए लोन लिया है, तो उसकी कुछ कंडीशन है कि आपका ये फेज पूरा होगा तो बैंक आपको इतना अमाउंट, मतलब लोन अमाउंट पहले से सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन जो डिसबर्समेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बैंक से लोन लिया 50 करोड़ का, लेकिन
वो लोन इस तरीके का है कि मुझे एक बार में 50 करोड़ नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे मैं अपने फेजेस में जाता जाऊँगा वैसे वैसे मुझे बैंक से डिसबर्समेंट आती रहेगी। जैसे किसी टाइम पे मुझे 20 करोड़ की आएगी, फिर 3 महीने बाद सपोज मुझे फिर से 20 करोड़ की आएगी या 10 करोड़ की। तो ऐसे ट्रांचेस भी हो सकता है कि जिस ट्रांचेस में वो है, और फिर जब वो सारा मेरे को मिल जाएगा तो उसके बाद मेरा रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपको वो रिसीव हो रहा है ना लोन, जो डिसबर्समेंट हुआ है बैंक से, आप लोगों को वो भी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई करना है कि वो चीज़ मैच हो रही है या नहीं हो रही। और फिर आप जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो वो भी आपको चेक करना है कुछ कुछ केसेस के अंदर कि अच्छा जो मेरी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो बैंक से वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी कि आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे आपने सपोज किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लिया, ठीक है, तो उस जो लोन है, लोन का जो इंटरेस्ट है उसमें से हो सकता है कुछ पोर्शन इंटरेस्ट से हट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा हो, आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जा रहा हो। तो आपको क्लाइंट से वो चीज़ भी कंफर्म करनी है कि अच्छा फॉर एग्जांपल के लिए मेरा 100 रुपये का इंटरेस्ट था, लेकिन मैं अपने P&L के अंदर 100 रुपये का इंटरेस्ट नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं 80 रुपीज़ का इंटरेस्ट लेके जा रहा हूँ और 20 रुपये में अपने कैपिटल के अंदर जो मेरा PP है मैं उसके अंदर एडिशन कर रहा हूँ। तो आपको क्लाइंट से इसकी डिटेल लेनी पड़ेगी कि अच्छा किस बेसिस पे आपने जो इंटरेस्ट था, जो 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट था, आपने उसको किस बेसिस पे 80 रुपीज़ तो इंटरेस्ट में रखा और किस बेसिस पे 20 रुपीज़ आप अपना उसको कैपिटलाइज करो। तो उसके लिए भी आप क्लाइंट से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लोगे और सारी चीज़ें चेक करोगे। फिर आएगी लास्ट में बात कोवेनेंट की, कि आपके सपोज अगर 10 लोन्स हैं तो आपको 10 एग्रीमेंट्स के अंदर देखना पड़ेगा कि अच्छा इसके अंदर मेरी कोवेनेंट क्या क्या है, और आपको सारी कोवेनेंट लिखनी पड़ेगी और उनको टेस्ट करना पड़ेगा। अब वो कोवेनेंट क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकती है और ईयरली बेसिस पर भी हो सकती है। तो वो रेशोज़ होगी, आप वो रेशोज़ टेस्ट करोगे कि वो रेशोज़ मीट हो रहे या नहीं। बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोन के केस में कोवेनेंट हमेशा मीट होनी चाहिए, ब्रीच नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उस केस में जो लोन है रीपेबल ऑफ डिमांड भी बन जाता है। फिर मैनेजमेंट से डिस्कशन भी होती है कि अच्छा इसको कैसे ठीक करा जाए, क्या करा जाए, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम प्रैक्टिकली करते हैं बोरिंग वाले एरिया में। आई होप अगर आपको इससे कुछ भी एडिशन हुआ हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, बिकॉज मुझे भी लगेगा कि मैं कुछ आपको अच्छे तरीके से समझा पाई या नहीं समझा पाई, और आपको कोई कमी लगेगी या कुछ अच्छा लगे तो मुझे दोनों बताना, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। एंड मैं फ्यूचर में आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।